हेलो हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने 11वीं क्लास की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली पुस्तक स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आज हम इसका अध्याय छठा नंबर का इसका अध्याय चल रहा है, जिसमें हम आज भू आकृतिक स्थलाकृतियां अध्याय का नाम है, जिसमें हिमनद से निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हम पढ़ रहे थे। हिमनद के बारे में हमने कल की क्लास में देख लिया है। इसका यह आज चौथा पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, लगभग उसमें ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हिमनद से निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप में हमने एक स्थल रूप कल पढ़ लिया है, जिसका नाम सर्क था। ठीक है, तो आज हम दूसरा हिमनद से निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप पढ़ेंगे, अपरदित स्थल रूप पढ़ेंगे। उसका नाम है हिमानी घाटी। ठीक है, हिमानी घाटी के बारे में हम देखें तो ये गर्त की बाती है, गर्त की बाती होती है और अंग्रेजी के यू आकार की जैसी दिखाई देती है। ये हिमानी घाटी ऐसी, ठीक है, यू आकार की दिखाई देती है। तल चौड़ा होता है, इसका जो तल है वो चौड़ा होता है, किनारे चिकने होते हैं, ढाल तीव्र होता है और मलबा बिखरा हुआ इसमें दिखाई देता है। ठीक है, इसमें उभरी हुई झीलें भी होती है, हिमोड़ के मलबे से निर्मित होती है। ये झीलें, जो उभरी हुई झीलें आपको दिखाई देती है, ये हिमोड़ के मलबे से निर्मित होती है। सहायक हिमानी की घाटी मुख्य घाटी से लटकती हुई प्रतीत होती है। जो सहायक हिमानी है, सहायक हिमानी की घाटी मुख्य घाटी से लटकती हुई प्रतीत होती है, जिसे लटकती या निलंबी घाटी कहते हैं। ठीक है, सहायक जो सहायक हिमानी घाटी है, सहायक हिमानी घाटी मुख्य घाटी से लटकती हुई प्रतीत होती है, जिसे लटकती या निलंबी घाटी कहते हैं। ठीक है, लटकती घाटी आपसे कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। लटकती घाटी का मुख्य तल घाटी में खुलता है। जो लटकती घाटी का मुख्य तल है वो घाटी में जाकर खुलता है। फिर दूसरा हिमनद के द्वारा अपरदित स्थल रूप हम पढ़े तीसरा, तो वह है फियोर्ड। फियोर्ड आपने भूगोल में कई बार सुना होगा। फियोर्ड क्या है? फियोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है, इंपोर्टेंट है। फियोर्ड क्या है? तो कुछ हिमनद गर्त जिनमें समुद्री जल भर जाता है। कुछ हिमनद गर्त है, कुछ हिमनद की खाइयां हैं, बर्फ की खाइयां हैं, उसमें जल भर जाता है तथा वे समुद्री तट के पास होती है, उसको फ्यूड कहते हैं। समुद्री तट के पास होती है, कुछ हिमनद घाटियां, कुछ हिमनद गर्त होते हैं, उसमें समुद्र का जल भर जाता है, जिससे फ्यूड बनते हैं। एक है मेषशिला, इसको आप मेघशिला ना पढ़ के आप पढ़ना मेषशिला। क्या है? मेषशिला। मेषशिला बेड़ के फीट, बेड़ की जो फीट होती है, बेड़ की फीट के समान शिला होती है। बेड़ की फीट के समान शिला होती है, जिसको हम मेषशिला कहते हैं। ठीक है, हिमानी या हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल रूप। ठीक है, हमने अपरदित स्थल रूप देख लिए हैं। अब हम हिमानी के द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप की बात करते हैं कि कौन कौन से निक्षेपित स्थल रूप है। तो हिमोड़ या हिमनद, हिमोड़ इसको हिमनद गोलास्म भी कहते हैं, हिमनद टिल भी कहते हैं और गोलास्म मृत्तिका भी कहते हैं। तो हिमोड़ के बारे में अगर हम देखें, सबसे पहली निक्षेपित स्थल रूप है हिमानी के द्वारा, हिमानी या फिर हिमनद के द्वारा। तो ये हिमोड़ क्या है? तो हिमानी द्वारा मिश्रित रूप से, हिमानी द्वारा मिश्रित रूप से या हिमानी द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का जमाव है। एक तरह से यह हिमानी के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का जमाव है। इसमें चट्टानी टुकड़े नुकीले रूप में पाए जाते हैं। जो चट्टानी टुकड़े हैं वो नुकीले रूप में पाए जाते हैं, तीखे रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है हिमानी घोत मैदान। हिमानी घोत मैदान क्या है? तो हिम के पिघलने से बनी सरिताओं द्वारा जो निक्षेपण किया जाता है, निक्षेप किया जाता है, उसको हम हिमानी घोत मैदान कहते हैं। किसको कहते हैं? हिम यानी जो बर्फ है, उसके पिघलने से बनी जो सरिताएं, जो नदियां हैं, उनके द्वारा जो निक्षेप किया जाता है, उसको हम हिमानी घोत मैदान कहते हैं। ठीक है, उनसे बनाए जाते हैं। एक तरह से हम कहते हैं कि सरिताओं के द्वारा निर्मित मैदान होते हैं। ठीक है, इनमें निक्षेप स्तरीकृत व वर्गीकृत होता है, जबकि हिमोड़ में नहीं होता है। हिमोड़ में स्तरीकृत और वर्गीकृत निक्षेप नहीं होता है। चट्टानी टुकड़े गोल किनारे वाले होते हैं। जो हिमानी घोत मैदान है, इसमें जो चट्टानी टुकड़े होते हैं वह गोल किनारों वाले होते हैं। ठीक है, अगला है अंतस्थ हिमोड़। अंतस्थ हिमोड़ एक तरह से हिमोड़ के प्रकार भी मान लो आप, या फिर निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां भी मान सकते हो। अंतस्थ है तो हिमोड़ के, हिमनद के द्वारा निर्मित है सब। अंतस्थ हिमोड़, अब अंतस्थ हिमोड़ क्या है? तो हिमानी के अंतिम भाग में, अंतस्थ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, हिमानी के अंतिम भाग में जमाव। एक है पार्श्विक हिमोड़, हिम नदी घाटी के किनारों पर जमा होता है पार्श्विक हिमोड़। ठीक है, हिम नदी के
हिम नदी घाटी के किनारों वाले भागों में दीवार के समानांतर निर्मित कटक होते हैं। एक तरह से हिमनद घाटी के किनारों वाले भाग में दीवार के समानांतर निर्मित कटक होते हैं। नोट लगा के याद रखना, पार्श्विक व अंतस्थ हिमोड़ के मिलने से, जो पार्श्विक है और अंतस्थ हिमोड़ के मिलने से अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण होता है, जो घोड़े के समान दिखाई देता है, घोड़े की नाड़ के समान। पार्श्विक व अंतस्थ हिमोड़ के मिलने से अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण होता है। ये आधा चंद्रमा के समान दिखाई देता है, ठीक है। अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण होता है। एक है तलस्थ हिमोड़, हमने अंतस्थ हिमोड़ देख लिया, पार्श्विक हिमोड़ देख लिया। एक है तलस्थ हिमोड़, तो तली में अवस्थित निक्षेप, शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, इससे नाम से ही तलस्थ हिमोड़ क्या हो सकते हैं, तो तलस्थ हिमोड़ क्या है, तो तली में अवस्थित निक्षेप से निर्मित हिमोड़। मध्यस्थ हिमोड़ क्या है, मध्यस्थ हिमोड़ घाटी के मध्य भाग में जमाव। क्या है मध्यस्थ हिमोड़, घाटी के मध्य भाग में जमाव मध्यस्थ हिमोड़ कहलाता है। एक है एस्कर, एस्कर क्या है, तो ये लहरदार व वक्राकार कटक है। क्या है एस्कर, एस्कर अगर आपसे पूछे तो ये लहरदार और वक्राकार कटक है। ड्रमलिन इंपोर्टेंट है, ड्रमलिन, ड्रमलिन आप अच्छे से समझना, ड्रमलिन क्या है, तो हिमनद, जो हिम है, हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप होते हैं। मतलब हिमनद मृत्तिका है उसके अंडाकार, हिमनद मृत्तिका के, जो हिमनद मृत्तिका है उसके अंडाकार और समतल कटकनुमा स्थल रूप होते हैं, जिन्हें हम रेत या बजरी के ढेर होते हैं, उनके रेत या बजरी के ढेर होते हैं। एक तरह से हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप होते हैं, जिनमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं, उनको ड्रमलिन कहते हैं। ड्रमलिन की लंबाई सामान्यतः 1 किलोमीटर होती है। जो ड्रमलिन होते हैं उनकी लंबाई, एक तरह से रेत के ढेर है, रेत के ढेर होते हैं, उनकी लंबाई 1 किलोमीटर तक होती है और ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। हम ऊंचाई को मीटर में मापते हैं, तो 30 मीटर तक होती है। और हिमनद के सम्मुख भाग स्टोस तीव्र ढाल, जो हिमनद के जो सम्मुख भाग होते हैं, हिमनद के सामने जो भाग होता है उसको स्टोस कहते हैं, जो कि तीव्र ढाल वाला होता है, स्टोस कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने हिमनद से निर्मित अपरदित स्थल रूप और निक्षेपित स्थल रूप को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसकी जो अगली क्लास है उसमें हम तरंगे या फिर धाराओं के बारे में देखेंगे। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। हमने देखा वो आकृतिक स्थलाकृतियां, हिमनद से निर्मित अपरदित स्थल रूप, हिमानी घाटी गर्त की भांति युवाकार की जैसी दिखाई देती है। हिमानी घाटी का तल चौड़ा होता है, किनारे चिकने होते हैं, ढाल तीव्र होता है, मलबा बिखरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसमें उबरी झीलें भी होती है, हिमोड़ के मलबे से निर्मित होती है वो झीलें, ठीक है। सहायक हिमानी की घाटी मुख्य घाटी से लटकती हुई, जो सहायक हिमानी है, सहायक हिमानी की घाटी मुख्य घाटी से लटकती हुई प्रतीत होती है, जिसको हम लटकती या निलंबी घाटी कहते हैं। लटकती घाटी का मुख्य तल, घाटी की जो लटकती घाटी है उसका जो मुख्य तल है वो घाटी में खुलता है। फियोर्ड क्या है, तो कुछ हिमनद गर्त, फियोर्ड क्या है, तो कुछ हिमनद गर्त जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा वे समुद्री तट के पास होते हैं, उनको फियोर्ड कहते हैं। मेषशिला क्या है, तो भेड़ की पीठ के समान शिला होती है। अब हिमानी या हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल रूप की हम बात करें तो पहला है हिमोड़, जिसको हिमनद गोलास्म, हिमनद टील या गोलास्म मृत्तिका भी कहते हैं। जो हिमोड़ है वो हिमानी द्वारा मिश्रित रूप में, हिमानी के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का जमाव है। इसमें चट्टानी टुकड़े नुकीले रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। हिमानी घोत मैदान क्या होते हैं, तो हिम के पिघलने से बनी सरिताओं द्वारा जो निर्मित मैदान होते हैं उसको हिमानी घोत मैदान कहते हैं, ठीक है। इनमें निक्षेप स्थलीकृत व वर्गीकृत होता है, जबकि हिमोड़ में नहीं होता है। चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं। अंतस्थ हिमोड़ की अगर हम बात करें तो हिमानी के अंतिम भाग में जमाव अंतस्थ हिमोड़ कहलाता है। पार्श्विक हिमोड़ क्या है, तो हिम नदी घाटी के किनारों पर जमाव। पार्श्विक हिमोड़ क्या है, तो हिम नदी घाटी के किनारों वाले भागों में दीवार के समानांतर निर्मित कटक होते हैं। नोट से याद रखना, आप नोट लगा के, पार्श्विक व अंतस्थ हिमोड़ के मिलने से अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण होता है। तलस्थ हिमोड़ तली में अवस्थित निक्षेप। मध्यस्थ हिमोड़ घाटी के मध्य भाग में जमाव। एस्कर क्या है, तो लहरदार व वक्राकार कटक है। ड्रमलिन क्या है, तो हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप होते हैं, जिनमें रेत या बजरी के ढेर होते हैं। लंबाई 1 किलोमीटर तक होती है, ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। हिमनद के सम्मुख भाग स्टोस, जो कि तीव्र ढाल वाला होता है, स्टोस कहलाता है। अब आगे हम, हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं कि तरंगे व धाराएं क्या होती है, ठीक है।
हम तरंगे और धाराओं के बारे में देखेंगे। तरंगे और धाराओं से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, कौन कौन सी निक्षेपणात्मक बनती है, कौन कौन सी अपवर्तनात्मक बनती है, इनके बारे में हम चर्चा करें। तो तरंगे व धाराओं की बात करें तो तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील होती है। जो तट पर जो प्रक्रियाएं होती है, तरंगी धाराएं समुद्र में आती है, आपको पता है, विशेष रूप से समुद्री जल में ये निर्मित होती है। तो तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील होती है, वह विनाशकारी भी होती है, इसलिए तटों पर शीघ्र परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है, जो तटीय प्रक्रिया है वो सर्वाधिक विनाशकारी भी होती है, क्योंकि वहां पर तरंगे आती रहती है, तो वो विनाशकारी होते हैं और सर्वाधिक क्रियाशील भी होते हैं। मौसम के अनुसार भी यहाँ पर अपरदन व निक्षेपण होता है। जैसा मौसम रहेगा वैसा निक्षेपण हो जाएगा वहां पर। बरसात में अलग तो गर्मी में अलग। ठीक है, बरसात में जैसे जल के द्वारा निक्षेपण, तो गर्मी में वायु जलवायु के द्वारा निक्षेपण। ठीक है, परिवर्तन तरंगों से या जब तरंगों को अवनमन होता है, किस प्रकार से यहाँ परिवर्तन आता है? परिवर्तन तरंगों से आता है। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डलता है। ठीक है, या जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है, जल दबाव डालता है, उससे अपरदन होता है। ठीक है, इनमें तटों में लगातार परिवर्तन आते रहते हैं। नोट लगा के याद रखना, सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरंगे सुनामी से आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरंगे किससे आती है, तो सुनामी से आती है। तरंगों के अलावा तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे तटीय क्षेत्र की बनावट, जलमग्न तट और उन्मग्न तट। ठीक है, ये दोनों तट समुद्र जल को स्थिर बनाए हुए निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें, नोट लगा के इंपॉर्टेंट याद रखना कि सागरीय किनारों पर निक्षेपित स्थल रूप की बजाय अपरदित स्थल रूप देखे जाते हैं। जो सागरीय किनारे हैं उसमें निक्षेपित स्थल रूप या निक्षेपित स्थल रूप की बजाय अपरदित स्थल रूप ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, या फिर वही देखे जाते हैं अपरदित स्थल रूप। सागरीय लहरों के दबाव की वजह से, जो सागरीय लहरें हैं, सागरीय लहरों के दबाव की वजह से किनारों पर एक विशेष आकृति बनती है जिसे भृगु कहते हैं। ठीक है, क्लिप कहते हैं उसको, क्लिप। किसे? सागरीय लहरें चलती है तो सागरीय लहरों के दबाव की वजह से किनारों पर एक विशेष आकृति बन जाती है। जब सागरीय लहरें चलती है तो किनारों पर एक विशेष आकृति बन जाती है जिसको भृगु कहते हैं। ठीक है, रोधिका का जो रोधिकाएं होती है, रोधिकाओं का निर्माण जलमग्न आकृतियां होती है। रोधिकाएं क्या होती है? तो रोधिका एक तरह से जलमग्न आकृतियां होती है, जल से ढकी होती है। रोधिकाओं का निर्माण होता है जब रोधिका जलमग्न के ऊपर, जब रोधिका जल के ऊपर आ जाए तब रोध कहते हैं। ठीक है, रोधिका क्या होती है? तो जलमग्न, एक तरह से जलमग्न आकृति होती है, जल में डूबी रहती है। जब ये अगर ऊपर आ जाए तो इसको रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोधी कहते हैं। रोधिका जब जल से बाहर आ जाए तो उसको रोधी कहते हैं। स्पिट क्या है? तो रोधिका का एक भाग खाड़ी से जुड़ा रहता है, उसको स्पिट कहते हैं। जब रोधिका और स्पिट खाड़ी के मुख को बंद कर देते हैं, जब रोधिका और स्पिट, क्या? जब स्पिट तो रोधिका का एक भाग है, खाड़ी से जुड़ा रहता है। जब रोधिका और स्पिट, जब रोधिका और स्पिट खाड़ी के मुख को बंद कर देते हैं तब लेगून झील बनती है। ठीक है, निक्षेपित स्थल रूप की अब हम बात करें कि तरंगे व धाराओं के द्वारा कौन कौन से निक्षेपित स्थल रूप बनते हैं, तो अवसादों की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर रहते हैं। कितने अवसाद जमे हैं, उन अवसादों की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करते हैं इसके निक्षेपित स्थल रूप। ठीक है, तूफान व सुनामी में परिवर्तन लाते हैं। नोट लगा के याद रखना कि भारत का पश्चिमी तट ऊंचा, चट्टानी व निवर्तन तट है। निवर्तन मतलब पीछे हटता हुआ तट है। तो भारत का पश्चिमी तट ऊंचा, चट्टानी व निवर्तन तट है, मतलब पीछे हटता हुआ तट है। ठीक है, तरंगों द्वारा निर्मित अपरदित स्थल रूप की अगर हम बात करें तो अपरदित स्थल रूप कौन कौन से, पहले उनके नाम देख लेते हैं। भृगु, लघु निवेशिका, कंदरा, वात छिद्र, मेहराब, गुहा स्तंभ, तरंग दर्शित वेदिका, स्टेक यानी प्रतिरोधी चट्टाने होती है। जहां अपरदन होता है वहां दो मुख्य आकृतियां मिलती है। जहां पर भी अपरदन होता है, ये तरंगों द्वारा जहां पर भी अपरदन होता है वहां दो प्रकार की आकृतियां मिलकर आकर मिलती है। एक तो है तरंग दर्शित भृगु, एक वेदिका है। अब हम भृगु के बारे में देख लेते हैं नॉर्मल जानकारी। ढाल तीव्र होती है इनकी, कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर से अधिक तक होती है। इसकी तलहटी पर समतल प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी मंद ढाल होता है। इसकी जो तलहटी है उस पर समतल प्लेटफॉर्म या मंद ढाल होता है। निक्षेपित स्थल रूप की बात करें तो निक्षेपित स्थल रूप क्या है? तो पुलिन या रेत का जमाव होते हैं ये। ठीक है, अपरदन तो हमने देख लिया। अब निक्षेपित स्थल रूप की बात करें तो इसमें सबसे पहले पुलिन देखते हैं। पुलिन क्या है?
निक्षेपित स्थल रूप के हम नाम देखेंगे, इसमें आपको नाम ही पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए कि किसके स्थल रूप है, ठीक है, और कौन से है, निक्षेपित है या अपरदित है। निक्षेपित स्थल रूप पुलिन क्या है, तो रेत का जमाव है। उसके बाद कश्च पुलिन, पुलिन और कश पुलिन, स्फिट रोधिका, अपतट रोधिका, हुक लूप, संयोजक रोधिका, लेगुन, टोम्बोलो, ये सब क्या है, तो ये निक्षेपित स्थल रूप होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में तरंगों के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के बारे में चर्चा की, और सागरीय लहरों के बारे में पहले हम जो प्रवाही जल के बारे में तो हम पहले देख ही चुके हैं। इससे पहले हमने, ठीक है, एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं। वो जो तरंगे व धाराएं हैं, तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील व विनाशकारी होती है, इसलिए तटों पर शीघ्र परिवर्तन आते रहते हैं। मौसम के अनुसार भी यहाँ अपरदन व निक्षेपण होता है। परिवर्तन तरंगों से आते हैं जब तरंगों का अवनमन होता है, तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है। इसमें तटों में लगातार परिवर्तन आते रहते हैं। नोट: सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरंगे हैं सुनामी। तरंगों के अलावा तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे तटीय क्षेत्र की बनावट, जलमग्न या उन्मग्न तट, ठीक है, उन्मग्न तट। ये दोनों तट समुद्री जल को स्थिर मानते हुए निर्धारित किए जाते हैं। नोट लगा के याद रखना, सागरीय किनारों पर भी निक्षेप स्थल रूप की बजाय अपरदित स्थल रूप देखे जाते हैं। जो सागरीय किनारों पर निक्षेपित होता है, वहां पर स्थल रूप की बजाय अपरदित स्थल रूप देखे जाते हैं। निक्षेपित स्थल रूप की बजाय अपरदित स्थल रूप देखे जाते हैं। सागरीय लहरों के दबाव की वजह से किनारों पर एक विशेष आकृति बनती है, जिसे भृगु कहते हैं, क्लिप कहते हैं, ठीक है, सागरीय लहरों के दबाव के कारण। रोधिका का निर्माण, ये जलमग्न आकृति है। जब रोधिका जल के ऊपर आ जाए तो इसको रोध कहते हैं। स्फिट क्या है, तो रोधिका का एक भाग खाड़ी से मिलता है, रोधिका का एक भाग खाड़ी से जुड़ा रहता है, जिसको स्फिट कहते हैं। जब रोधिका वो स्फिट खाड़ी के मुख को बंद कर देते हैं, जब रोधिका और स्फिट खाड़ी के मुख को बंद कर देते हैं, तब लेगुन झील बनती है। क्या बनती है, जब स्फिट और रोधिका खाड़ी के मुख को बंद कर देती है, तब लेगुन झील बनती है। निक्षेपित स्थल रूप क्या है, तो अवसादों की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। निक्षेपित स्थल रूप तूफान व सुनामी में परिवर्तन लाते हैं। भारत का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी व निवर्तन तट है, यानी पीछा हटता हुआ तट है। तरंगों द्वारा निर्मित अपरदित स्थल रूप की बात करें तो भृगु, लघु निवेशिका, कंदरा, वात छिद्र, मेहराब, गुहा स्तंभ, तरंग घर्षित वेदिका, स्टेक क्या है, तो प्रतिरोधी चट्टाने हैं। जहां अपरदन होता है वहां दो मुख्य आकृतियां मिलती है, तरंग घर्षित भृगु, वेदिकाएं। भृगु क्या है, तो ढाल तीव्र होती है, इनकी कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर तक होती है। इनकी तलहटी पर समतल प्लेटफॉर्म यानी मंद ढाल वाला होता है। निक्षेपित स्थल रूप की बात करें तो पुलिन, रेत का जमाव, कश्य पुलिन, स्फिट रोधिका, अपतट रोधिका, हुक लूप, संयोजक रोधिका, लेगुन और टोम्बोलो। इस प्रकार से हमने सागरीय लहरों के द्वारा, ठीक है, तरंगों व धाराओं के द्वारा निर्मित जो स्थल रूप है, निक्षेपित और अपरदित, दोनों को देख लिया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल मिलते हैं।